नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आरआरबी जेईई 2026 को टारगेट करके साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूं, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन पे बेस्ड है, पीवाईक्यू भी है, जिससे आपका प्रिपरेशन साइंस का बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग डेली ही इस क्लास को अटेंड करें, डेली वीडियो देखें, ताकि आप लोगों का पीवाईक्यू रिवीजन होता रहे और ये क्वेश्चंस आपको अगर पेपर में मिल जाए तो गलत ना हो। इसलिए दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, जिससे मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चंस ला सकूंगा और प्रैक्टिस करा सकूंगा। दोस्तों, आज के हमारा जो वीडियो है पीवाईक्यू बेस्ड है, और वो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चे सिली मिस्टेक्स ज्यादा कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये वन लाइनर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो देख लो, एक बार देख लो, दो बार देख लो, आप लोगों को पूरी तरीके से ये क्वेश्चंस ही याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, धीरे धीरे करके हम इजी टू मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे। अभी वन लाइनर क्वेश्चंस करा रहे हैं, जब सारे वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं मॉडरेट क्वेश्चंस लाऊंगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस लाऊंगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लाऊंगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चंस होंगे। तो चैनल पर अगर आप बने रहते हैं तो आप लोगों के लिए काफी इफेक्टिव रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे आरआरबी के सीबीटी 1 का स्पेशल क्लास है, जिसमें टॉप 50 इसेंशियल पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं बाय इंद्रजीत सर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। इस बात को याद रखिए दोस्तों। तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। सॉरी, तरंगे आपकी दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे। तो जो ध्वनि होता है आपका, ध्वनि ये आपके अनुदैर्ध्य तरंग के कैटेगरी में आता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वहां पे स्टार बना दे रहा हूं। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का स्केल का मान जो होता है वो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है? यानी पूछ रहा है कि सूर्य में जो ऊर्जा होती है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इस बात को याद रखना दोस्तों। यानी सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है, गर्मी होती है, जिसकी वजह से काफी टेम्परेचर होता है, वो सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन जो होता है, ये बहुत ही, ये कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि एक अगर हम बम हो गया, उसे से फोड़ दिए, तो एक बार फूटने के बाद वो फिर फूटेगा, फिर फूटेगा, फिर फूटेगा। ये सारी चीजें हम थ्योरी वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं इसे समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि लिख के समझाना होगा। नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसमें कैसे होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें बोर्ड पे समझेंगे। अभी बस आप वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस को याद करो। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। प्रकाश वर्ष किसकी, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इसका कहने का मतलब जो अगर स्वस्थ मनुष्य है, उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है, दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब कोई भी मनुष्य जो है, अगर वो उसकी आंखें स्वस्थ है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक अगर कोई वस्तु रखी है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वो उसे स्पष्ट देख लेगा। अगर आप पास लाएंगे, 25 सेंटीमीटर कम लाएंगे, तो वो चीजें जो होती हैं, विजिबिलिटी उसकी कम होने लगती है, यानी ब्लर दिखने लगती हैं, और दूर जाएंगे तो भी साफ नहीं दिखेगा। इसलिए मनुष्य की जो देखने की क्षमता होती है, वो
आपकी 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होती है, और प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले तो ये क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आप कह सकते हैं दूरी की। आपसे ये भी पूछ सकता है कि दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या है, तो आप पूछ सकते मात्रक क्या है, तो आप कह देंगे प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो किसी वस्तु का भार आपका ध्रुव पर होता है, यानी पोल पर होगा। पोल आप लोगों को पता है कि जैसे ये अगर हम समझाने के लिए नॉर्थ ले लें और ये साउथ हो गया, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो जाता है और ये आपका साउथ पोल हो जाता है। तो इसलिए कि वस्तु का जो भार होगा अधिकतम वो ध्रुवों पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें खड़े व्यक्ति का आभासी भार कितना होगा? तो 0 होगा। अब यहाँ पे यहीं पे दो चीजें और क्लियर कर लीजिए दोस्तों। एक तो अगर लिफ्ट अनंत से चल रही है, यानी रस्सी टूट जाए, अगर ये लिफ्ट आपकी चल रही है, पहला कंडीशन ये है कि अगर ये आपकी लिफ्ट चल रही है, इसकी डोरी यहाँ से ब्रेक हो गई, तो मनुष्य का आभासी भार 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और, एक लिफ्ट ऊपर जाए, एक लिफ्ट नीचे आती है, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो मनुष्य का जो आभासी भार है, भार जो होगा वो भी आपका बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर यही लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो मनुष्य का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होगा, यानी हल्का फील होगा। कभी आप लिफ्ट में चढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि जब आप ऊपर जाते हैं तो आपका भार ऐसे लगता है, महसूस होता है कि बढ़ा हुआ, लेकिन जब नीचे आते हैं तो भार आपका घटा हुआ महसूस होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद पानी की बूंदें गोल क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव के कारण जब भी बारिश की पानी या कोई भी बूंद अगर हम नीचे गिराएं, तो उसके गोल होने की वजह होती है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जिसे कहते हैं। सरफेस टेंशन होता है आपका दोस्तों T इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी यूनिट एरिया में लगाया गया फोर्स जो होता है वो आपका सरफेस टेंशन होता है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े क्यों बनते हैं? तो ये भी पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, यानी इन दोनों में, यानी बुलबुले की जब भी बात होगी तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका ऑप्शन होना चाहिए पृष्ठ तनाव। क्योंकि बारिश की बूंदे, यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, पानी की बूंदे जो होती है गोल क्यों होगी? पृष्ठ तनाव के कारण। और अगर वही पृष्ठ तनाव कम होने लगेगा तो वो बुलबुले जो होते हैं, गोल बुलबुले, वो बढ़ने लगेंगे, और पृष्ठ तनाव जितना अधिक होगा उसके बुलबुले, पानी के बुलबुले कम होते चले जाएंगे, यानी साबुन के बुलबुले कम होंगे। यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले कम क्यों होते, बड़े क्यों होते हैं? बड़ा होने का कारण पृष्ठ तनाव कम होने लगता है। और ये भी पूछ दे कि साबुन के घोल के बुलबुले छोटे क्यों बनते हैं, तो आप कहेंगे पृष्ठ तनाव के अधिक होने के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गैसों और द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन द्वारा, कन्वेक्शन द्वारा गैस और द्रव में ऊर्जा का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों। बैगनी रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और रेड रंग का, जो लाल रंग होता है, उसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। यहीं पे सिमिलरली बात करें तरंग दैर्ध्य की, अगर हम बात कर लें
तरंग दैर्ध्य की बात करें अगर, तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है आपकी सबसे कम होती है, और रेड रंग लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? अभी जस्ट बताया हूं, लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि परावर्तन और अपवर्तन दो नियम होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस नियम पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर तारों का टिमटिमाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में रखी छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? तो आपका आंसर होगा अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का चमकना और रेगिस्तान में मरीचिका बनाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे चमकते हैं और रेगिस्तान में मरीचिका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह की दूरी जो होनी चाहिए आपका लगभग 17.2 मीटर, यानी लगभग 17 मीटर तक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मनुष्य के कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं? तो मनुष्य के कान जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। मनुष्य के लिए यही इस रेंज की ध्वनि सुन सकता है। 20 से कम रहेगा नहीं सुन पाएगा, 20 से अधिक रहेगा तो कान के पर्दे ही पड़ जाएंगे। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि जैसे चमगादड़ हो गए, ये सब सुन लेते हैं। और 20,000 से हर्ट्ज की ध्वनि जो होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है। इससे तो इंसान के कान के पर्दे भी फट जाएंगे। जैसे डीजे वगैरह चलते हैं तो इनकी ध्वनि बहुत होती है, इसलिए डीजे के पास नहीं रहना चाहिए, वो नुकसानदेह है, उसके पास में खड़े नहीं होना चाहिए। ये आप इसे 20 से 20 हर्ट्ज कहें या 20 से 20 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। यानी जो आपके अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है इनकी ध्वनि आवृत्ति 20,000 यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो आपके प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला, यानी शॉर्ट में से याद रख सकते हैं RGB। जैसे आप RCB याद रखते हैं, उसी की जगह सी की जगह G कर देंगे तो आपकी प्राथमिक तरंगे याद हो जाएंगी RGB, लाल, हरा और नीला। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको देखने में आसान लग रहे होंगे पर गलत मैक्सिमम होते हैं, इसलिए ध्यान से आप बस सुनिए मेरी बातों को और क्वेश्चंस को देखिए। दोबारा क्वेश्चंस अगर आपके सामने आएंगे तो गलत नहीं होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सिंपल आंसर है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, उत्तल दर्पण। वाहनों में जैसे वाहन आपकी चल रही है, पीछे से कौन सी वैन आ रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, उसको देखने के लिए आप देखेंगे कि लाइट एक सामने ही आपके लाइट लगी होती हैं, सॉरी मिरर्स लगे हुए होते हैं दोनों तरफ ड्राइवर के बगल में।
तो वो उत्तल दर्पण होता है, जो कि पीछे के वाहनों को दिखाई देता है। दाढ़ी बनाने तथा डॉक्टरों द्वारा कान नाक की जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण। एक चीज आप याद रख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, अवतल उत्तल में आप कंफ्यूज नहीं हो। देखो, जब भी किसी छोटे चीज को बड़ा दिखाना हो या देखना, तो आप वहां पे अवतल दर्पण का यूज करेंगे। और जब भी किसी बड़े चीजों को, जैसे ट्रक हो गया, बड़ी बड़ी चीजों को देखने के लिए आप उत्तल दर्पण का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको कान के अंदर चेक करना है, तो बहुत ही छोटी चीजें हैं, तो वहां पे आप अंदर लेंस डालते हैं, आप दर्पण डाल देखेंगे उसमें, आप उसमें अवतल दर्पण से देखेंगे ताकि वो चीजें बड़ी दिखाई दे। लेकिन जैसे ट्रक हो गया, बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स हो गए, वो पीछे से आ रहे हैं, तो उन्हें देखने के लिए आप उत्तल दर्पण का यूज करेंगे ताकि पूरा ही शेप आपको उस उत्तल दर्पण में दिखाई दे जाए। यानी कि अवतल दर्पण चीजों को बड़ा दिखाता है, उत्तल दर्पण चीजों को छोटा दिखाता है। इस चीज से आप याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, हमेशा आपको याद रहेगा, कंफ्यूज भी नहीं होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में आपका अवतल दर्पण अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये अवल नहीं अवतल होगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए आपका अमीटर का यूज किया जाता है। अमीटर एक उपकरण है जो कि आपका इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। और इसकी यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की बात करें, तो वो एम्पियर होता है। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को स्मॉल आई से। यहाँ पे अगर फार्मूला की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू V अपान R होता है। नेक्स्ट, अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे शो भी हुआ है, आप देखिए, ये बैटरी है, ये यहाँ पे हमने अमीटर जोड़ दिया, ये आपका रेजिस्टेंस है, जिससे आपका इलेक्ट्रिक करंट चेक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में। देखिए, दोनों में अंतर है। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर का काम होता है विद्युत धारा को मेजर करना, और वोल्ट मीटर को परिपथ में हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एक आदर्श नाम से जो आदर्श अमीटर है, इसका प्रतिरोध 0 होगा। लेकिन एक बात ध्यान है, जब भी आदर्श की बात किया जाए, आदर्श का मतलब होता है कुछ नहीं, 0। वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो उस चीज को हम इमेजिनरी जिसे कहते हैं आदर्श। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? तो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपका अनंत होना चाहिए, और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होगा। या देखिए कितने क्वेश्चन सही से हुए हैं, हमने किए हैं एकदम, ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग, दोनों क्वेश्चन। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपका अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज तार किन धातुओं के मिश्र धातु से बनी होती है? तो जो आपका फ्यूज होता है वो टीन और सीसा से मिलकर बना होता है। फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज का काम ये होता है कि अगर अचानक से सडन लाइट बढ़ जाती है, जिससे आपके महंगे जो कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल, वो खराब ना हो, फ्यूज अपना ऐसे कहते हैं गाँव फ्यूज उड़ गया है, तो वही उसी फ्यूज की बात कर रहा है। ये टीन और शीशे के बने होते हैं,
जैसे आपकी फ्यूज एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपके महंगे कॉस्टली इक्विपमेंट को खराब नहीं होने देता है, उससे पहले सारा लोड अपने ऊपर ले लेता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। अगली बार जो हम वीडियो लाएंगे ना दोस्तों, तो जो PYQ रहेंगे वो किस ईयर में RRB जेईई में पूछे गए हैं वो भी हम आपको और यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत हीटर का तार किस धातु का बना होता है? तो विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। देख रहे कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। कंफ्यूजन देने वाले भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है और विद्युत हीटर का जो तार होता है वो आपका नाइक्रोम का बना होता है, तभी उसमें हीट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? ओम मीटर। अगर आपसे सिर्फ प्रतिरोध का पूछे, प्रतिरोध का SI मात्रक, तो आप कहेंगे प्रतिरोध का SI मात्रक आपका ओम होता है, सिर्फ ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। तो आप पानी पी लें दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? किसी चालक तार की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ये याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ताप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है प्रतिरोध के। इस रिलेशन को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन का ताप बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालकों का ताप बढ़ाएंगे तो उनका प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसकी दिशा बताता है? फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है ये आपके चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। इसका आंसर ये होगा। और यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम बात करें इस थंब रूल की, इसे तो वीडियो में रिप्रेजेंट करना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस दिशा को बताता है? तो आप कहेंगे चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल होती है। अगर कोई वॉल है दोस्तों तो वो आपकी लगभग एक दीवार इस तरफ आप हैं और दूसरी तरफ कोई और है, जब भी आप कमरे में बोलेंगे तो आपकी आवाज जो है, यानी आपकी ध्वनि को वो दीवार जो होती है आपके 45 डेसिबल तक आवाज को कम कर देती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि 45 डेसिबल तक ध्वनि जो है आपकी एक दीवार कम कर देती है। तो ध्वनि की तीव्रता मापन की इकाई यानी ध्वनि का मात्रक पूछेगा तो आपका आंसर होगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो परम शून्य ताप का मान अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में बात करें तो 0 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग दोस्तों अत्यधिक उच्च तापमान जैसे सूर्य का तापमान, यानी कि पायरोमीटर का यूज मैक्सिमम यानी अधिकतम तापमान जहां होता है उसे मापने के लिए किया जाता है। अधिकतम उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य में बहुत अधिक टेम्परेचर है तो वहां पे हम
सूर्य का टेम्परेचर मेजर करने के लिए बायोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना किस बात का संकेत है? बैरोमीटर का पाठ्यांक का अचानक गिरना ये दिखाता है कि आंधी तूफान आने वाला है। यानी कि जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी बैरोमीटर आप देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरता है, अगर नीचे गिरता है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आंधी तूफान आने वाला है, और ऊपर जाएगा बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका संकेत ये होगा कि मौसम साफ और सही रहने वाला है। यानी कि नीचे आएगा तो खतरा है, ऊपर जाएगा तो सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किस बात का सूचक है? तो मौसम साफ है, अभी जस्ट बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जब जो आपका दही होता है उसमें एक वो कहते हैं ना कि उसमें एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें हम लैक्टो कहते हैं, लैक्टो नाम से होता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है। लैक्टोमीटर का यूज करके हम दूध की शुद्धता मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो द्रव का अपेक्षित घनत्व आपका हाइड्रोमीटर से मापा जाएगा। हाइड्रोमीटर पानी से संबंधित है, और तो इसलिए हम द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? नाम आंसर है इसका हाइग्रोमीटर का यूज आपका हवा की आर्द्रता मापते। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, और आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन की ये जो सीरीज है कैसी लगी और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो फेदोमीटर का यूज, समुद्र की सी की डेप्थ मेजर करने के लिए आपका फेदोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार का यूज मुख्य रूप से नेविगेशन यानी नौसैनिकों के द्वारा किया जाता है। तो सोनार जो होता है ना, ये तरीके का आपकी तरंग होती है। जब भी जैसे कोई शिप है वो जा रही है, समुद्र में चल रही है, लेकिन समुद्र के नीचे बहुत बड़े बड़े पर्वत टीले वगैरह भी हैं, तो उनका पता कैसे लगेगा? अगर नाव ऐसे शिप जा रही है, पता चला नीचे एक टीला आ गया जिससे उसे नुकसान पहुंचा दिया, शिप को पानी अंदर भरने लगा, तो इसी तरह तो यहाँ पे यूज किया जाता है सोनार का। तो सोनार जो होता है अपने आगे वेब छोड़कर चला जाता है। अगर सामने वो कोई चट्टान आती है समुद्र में, तो वो उस चीज को इंडिकेट कर देता है इंडिकेटर में, जिससे नौसैनिक अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। और इसी सिद्धांत पे जो आपके चमगादड़ होते हैं, इसी सोनार के सिद्धांत पे ही ये उड़ते हैं, क्योंकि इससे उन्हें तो दिखाई नहीं देता, चमगादड़ों को दिखाई देता नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि अपने जब उड़ते हैं तो अपने आगे सोनार छोड़ते जाते हैं। अगर वो क्या होता है कि अगर वो टकरा के कोई आगे सामने बैरियर होगा जिससे वो टकरा के अगर प्रतिध्वनि उस मतलब वापस आ जाएंगे उतरेंगे, तो रास्ता अपना मोड़ लेते हैं, जिससे वो उड़ सकते हैं। तो सोनार का यूज आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50वां आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है, पूछ रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसके उच्चतम बिंदु पर उसका वेग कितना होगा? तो उच्चतम बिंदु पर वेग 0 होगा, और जहां पे वेग 0 होगा वहां पे वहीं से
वो चीज नीचे वापस ग्रेविटी की तरफ गिरने, अर्थ की तरफ गिरने लगेगी। और मैक्सिमम वेग पूछा जाएगा कि कहाँ होगा, तो मैक्सिमम वेग आपको उस पॉइंट पे होगा जहां से उसे फेंका जा रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अब हम जो है अभी कुछ टॉपिक और बचे हैं उनको भी करा लेंगे। तो हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त से पढ़िए, रिवीजन करिए। थैंक्स अ लॉट।